What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा कवर की जाती है। पहले ही स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, इसके बाद में फिर हम लोग क्विज देखेंगे और आगे फिर लेक्चर को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉरी क्या हो गया। यहां पर हम लोग बात करेंगे नेशनल सेफ्टी डे के बारे में। नेशनल सेफ्टी यानी कि हमारी कंट्री की सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। तो सेफ्टी होनी चाहिए, कोई भी गलत अगर एक्टिविटी हो रही है कोई किसी तरीके से हमारी कंट्री में, तो उनके बारे में हम लोग अवेयरनेस फैलानी है और इसी के चलते इन सब चीजों को रोकना भी है। आखिर ये 4 मार्च को ही यहां पर इसको डिसाइड किया गया, क्योंकि हमारी कंट्री में जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि 4 मार्च को यहां पर ये स्टेब्लिश की गई थी। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, तो इसके तहत यहां पर इसको रजिस्टर किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसी के चलते एक और इंपॉर्टेंट डे है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यह नेशनल सिक्योरिटी डे। पहला जो था वो नेशनल सेफ्टी डे था, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी डे। तो यहां पर सिक्योरिटी की बात की जा रही है। जब सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमारी कंट्री की जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री गार्ड्स या फिर जो हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज है, ये सारी जो फोर्सेज है टोटल मिलाकर जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी करती हैं, ताकि हम लोग शांति से जी सकें, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके, अपने फेस्टिवल त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकें। तो ये पूरा डेडिकेशन जो डे है यहाँ पर, ये यहाँ पर इन्हीं की डेडिकेशन की वजह से यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या फिर नेशनल सिक्योरिटी डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 4 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहां से आ गई चिड़िया काफी चकर चकर की जा रही है तब से। कोई नहीं, चलिए एंजॉय कीजिए चिड़िया की चहचहाट के साथ में लेक्चर को। ठीक है आगे यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो यहाँ पर हमारी कंट्री में स्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर ये जो डे है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे है, ये बात कर रहा है आज ही के दिन यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च को, और ये 2009 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। देखिए आज की डेट में ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है हमारी कंट्री में, चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, चाहे बच्चे हो, उनको भी आज की डेट में हम लोग इससे नहीं बचा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर मुहिम चलाई जाती है, इसीलिए ये एक वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इस तरीके की एक्टिविटी को रोका जा सके। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप लोग प्रॉपर वे में इसको काउंट करेंगे कैसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो हर 1 सेकंड में यहां पर एवरेज 8 वुमेन, गर्ल और या फिर यंग बॉय जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी के शिकार बनते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको आप लोग बोलते हैं। यानी कि चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे इवन यंग बॉयज हो, उनके साथ भी ऐसी एक्टिविटी होने को मिलती है। तो हर 1 सेकंड में यहां पर 8 ऐसे लोग जो होते हैं वो इसके शिकार बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डेटा बोल सकते हैं आप लोग अगर पूरे दिन इसको काउंट करेंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर ये। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो किस तरीके से जो बेसिक ह्यूमन राइट है, खासकर जो फ्रीडम ऑफ डिग्निटी की बात की जाती है, वो सारी यहां पर ताक पर लग जाती है अगर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसी को रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज 3 इंपॉर्टेंट डे थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज का क्विज देखते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों के बन जाते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है, एक जजमेंट के, जिसके द्वारा यह बोला गया अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जानी है तो लगभग 14 दिन का गैप देना है उसको फांसी देने और उसको पताने में, ताकि यहां पर प्रिपेयर किया जा सके उसके माइंड को, जो भी एक तरीके से घर से मिलना है, घर वालों से मिलना है, और कोई जो चीजें हैं वो सारी कंप्लीट किया जा सके। तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसकी वजह से अभी निर्भया के जो दोषी हैं उनको बार बार यहां पर इसकी वजह से छूट मिल जा रही है? ठीक है, वरना अब तक फांसी पर वो चढ़ गए होते। तो एक केस का नाम आप लोग को बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि 1998 में स्टार्ट किया गया था, यह आप लोगों को बताना है। कौन सी कमिटी थी जो यहां पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग नाबार्ड बोलते हैं, इसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, जिसके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड हमारी कंट्री में होना चाहिए, यह बात की गई। नॉर्मल इंसान के पास में क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है, तो किसान के पास में क्यों नहीं, जो कि हमारे अन्नदाता भी हैं। तो इसीलिए यहां पर यह चीजें इंप्लीमेंट करने की बात की गई।
नेक्स्ट यहां पर बात करना है कि एक तरीके से यहां पर जो कम्युनिटी जिसका नाम है दंगर कम्युनिटी, उसको अभी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह बात की गई है? जल शक्ति एंड सोशल जो जस्टिस है एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी यहां पर जो बात की जा रही है, यह बात की जा रही है अटल भूजल योजना के बारे में। तो अटल भूजल योजना को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, 6000 करोड़ रुपए की स्कीम है। तो यहां पर किसके द्वारा पार्शियली फंडेड की जा रही है, यानी कि आधा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, आधा पैसा यहां पर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देगी और तब मिलकर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कल, तो ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन और बताएगा टोटल कितने राज्य हैं जिसमें इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। आगे यहां पर बात करते हैं स्वाति WLR। ये एक स्वाति जो WLR है यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी कंट्री के द्वारा बेचा जा रहा है। किसको ये बेचा जा रहा है, कौन सी कंट्री को? तो ये जो बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है अर्मीनिया को, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है DRDO के द्वारा। और ये जो डेवलप किया गया है, इनके जो बनाया गया है, ये DRDO के द्वारा बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर ईस्ट खासी हिल, ये कौन से राज्य में पड़ती है, जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। तो ये है क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है। अब मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, तो मैच कर अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने शत्रुघ्न चौहान जजमेंट था यहां पर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि हां अगर किसी को फांसी देनी है तो उसको 14 दिन का टाइम आप लोगों को देना है। किसान क्रेडिट कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये जो कमेटी थी जिसका नाम था RV गुप्ता कमेटी, इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि किसान क्रेडिट नाम की कोई चीज हमारी कंट्री में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उदय ठाकरे, इनके द्वारा बोला गया कि डांगर कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसके ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं कब प्रोवाइड कराया जाना है। जल शक्ति मंत्रालय, तो यहां पर ये जो मंत्रालय है इसके द्वारा बोला गया है कि हमारी कंट्री में जो बेसिकली 6000 करोड़ रुपए आ रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के लिए नहीं है, वो दूसरे 7 राज्यों के लिए हैं। वो 7 राज्य कौन से हैं उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि काफी न्यूज में भी था। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यहां पर काम किया जाएगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्वाति WLR, इसको बोलते हैं यहां पर वेपन लोकेटिंग रडार। तो ये इंडिया के द्वारा यहां पर डेवलप और मैन्युफैक्चर की जा रही है, यहां पर DRDO के द्वारा और मैन्युफैक्चर की जा रही है BEL के द्वारा। तो ये हम लोग अभी रिसेंटली बेचने की बात की है अर्मेनिया को, तो ये इसलिए न्यूज में थी, तो याद रखिएगा कौन बना रहा है, कौन डेवलप कर रहा है। मेघालय में है यहां पर ईस्टर्न खासी हिल, जहां पर अभी रिसेंटली कई सारी बातें की जा रही है पीस बनाए रखने के लिए, जो कम्युनिटी के बीच में क्लैश हो रहे हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं अगर कोई फिजिकल लोकेशन इस तरीके से न्यूज में होती है तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में बन सकता है इस आर्टिकल से। तो क्या क्या बात की जा रही है एक एक कर यहां पर देखते हैं, तो समझ लेते हैं। यहां पर यह बात की जा रही है सेंटर जो है वो वर्क कर रहा है जो रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर ये रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में क्यों आ जाते हैं इस टाइम पर? रीजन क्या है, अभी गर्मी आ रही है और गर्मी में काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वाटर स्कार्सिटी मतलब कमी, यानी कि पानी की कमी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर रहा है ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके इंटरलिंक रिवर को, और इसके लिए यहां पर नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी NIRAL ये प्रपोज की गई है, जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करेगी। दोनों इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये यहां पर देखिए, एक तो होता है कि बिल्कुल राज्य के अंदर ही काम करना और एक होता है अलग अलग राज्य के अंदर काम करना। ठीक है, तो ये इंटर और इंट्रा शब्द यहां पर यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे संविधान में जो पानी का इश्यू है वो कहां पर रखा गया है। तो आप लोगों को पता है 7वें शेड्यूल में हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट सेंटर के अंदर में आते हैं वो उन पर मैटर पे लॉ बनाएगा, स्टेट का मतलब स्टेट बनाएगा और कॉन्करेंट का मतलब है दोनों लॉ बनाएंगे। पर लेकिन अगर पहले सेंटर ने बना दिया है इस वाली में, कॉन्करेंट वाली में, तो का लो है वो ज्यादा प्रिवेल करेगा। ये क्वेश्चन पास में पूछा जा चुका है। तो एंट्री 7 जो है उसमें वोटर रखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर में। ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे जो इसी के चलते जब हम लोग इंटर स्टेट रिवर के बारे में बात करते हैं तो ये किसके बारे में आ जाती है, तो ये आ जाती है एंट्री 56। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर का मतलब होता है 2 राज्य के बीच में और इंट्रा का मतलब होता है एक ही राज्य के अंदर जो चल रही है रिवर। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इंटर स्कूल फेस्टिवल हो रहे हैं या फिर इंट्रा स्कूल फेस्टिवल हो रहे हैं। तो इंटर का मतलब है कि अपने ही के अंदर हो रहा है और वो इंट्रा का मतलब है अपने ही अंदर हो रहा है और इंटर का मतलब है कि सबके बीच में हो रहा है, आसपास वाले भी। ठीक है, एंट्री 56 जो है यहां पर ये इसके तहत यहां पर इनेक्ट किया गया रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जिसके बेस पर स्टैब्लिश किया गया इंटर रिवर वाटर रिवर के बारे में जब बात की जाती है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और ये सारी चीजें अगर आप लोग देखेंगे 1956 के एयरफेयर में चीजें होनी स्टार्ट हुई। उसका क्या रीजन था,
उसका जो रीजन था ये था, हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में लगभग 14 राज्य हुआ करते थे जब हमारा देश आजाद हुआ, पर लेकिन टूट कर अलग अलग राज्य निकल कर आज के में 28 राज्य हम लोग बन चुके हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये सारी जो प्रक्रिया प्रॉपर वे में स्टार्ट हुई वो 1950s के फेर में हुई। तो उस टाइम पर ये लगने लगा कि जब जो राज्य हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, एक तेलंगाना से निकालकर आंध्र प्रदेश बना दिया, ऐसे अलग अलग जब राज्य निकलने लगे, गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग कर दिए, तो इस तरीके से ये लगने लगा कि अब जो है जो रिवर है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवर के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि पानी की काफी कमी रहती है। तो ये याद रखिएगा यहां पर ये स्टेट लिस्ट, और इसी के साथ में कहां पर क्या क्या बातें आ जा रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। पंचायत के बारे में भी यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में भी यहां पर जो वोटर मैनेजमेंट करने का उनके लिए भी प्रोविजन है यहां पर, जो आर्टिकल 243G और 243W, तो यहां पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए भी यहां पर प्रोविजन है। ठीक है, तो वोटर लिस्ट स्टेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर तो 7 शेड्यूल में तो आर्टिकल 246 यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। इसी तरीके से इंटर स्टेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में आ जाता है, और सेंटर के पास में पावर होती है यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, ताकि अगर दो यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्यूट चल रहे हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा आर्टिकल 262 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आप लोगों को बता ही दी, इनको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। यूनियन में यूनियन मैटर होते हैं जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, जैसे मैरिज हो गई, ये सारी चीजें जो आप लोगों ने देखा ये सारी इसमें आती है, जिसमें दोनों काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन जाता है। तो पूरा अच्छे से टॉपिक कवर हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं, ये काफी इंपोर्टेंट और सोचने वाली बात है। यहां पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी ज्यादा आज के दिन में न्यूज में आ गया है। तो इसी के चलते जो यूएन की बॉडी है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यह बोला गया है कि यहां पर जो इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है OHCHR, यानी कि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इसका कोई हक नहीं है इस तरीके से यहां पर गुहार लगाना, यह हमारा इंटरनल मैटर है, ऐसी बात बोली गई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। ये यहां पर जो गुहार लगाई गई है ये लगाई गई यहां पर मिशेल बैचलेट के द्वारा, जो कि आज के डेट में चीफ है इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। तो उनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है। यहां पर जो इनके द्वारा गुहार लगाई गई है ये एज ए एमिकस क्यूरियाई, यहां पर इसके तौर पर यहां पर ये असिस्टेंट के तौर पर यहां पर आ रहे हैं। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक थर्ड पार्टी है, यानी कि केस के बारे में, केस से रिलेटेड उसका कोई कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी केस को सोल्व करने में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। एक तरीके से एक्सपर्टीज हो, कोई ऐसा इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में जानता हो तो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराए केस को। तो हमारी कंट्री का जो कोर्ट है इस तरीके से एमिकस क्यूरियाई जो लोग हैं उनको यहां पर अलाउ करता है, जो कि अनबायस्ड ओपिनियन रखते हैं सोसाइटी के लिए। तो उसी के चलते जो यहां पर ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है वो यहां पर इसमें इंटरफियर कर रहा है। तो इसी के चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि जनता के अधिकारों के बारे में यहां पर बात की जाती है। ये जनेवा में हेडक्वार्टर है, जिसके जो हेड है मिशेल बैचलेट है, और इसको OHCHR या फिर HCDH के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको फाउंड किया गया था 1993 में, और इसकी पेरेंट यानी कि इसकी पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि वर्क करता है ताकि किस तरीके से जो जनता के अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सके। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का है, उसके बेस पर यहां पर काम करने की कोशिश की जाती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 20 दिसंबर 1993 में यहां पर ये एक तरीके से जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहां पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट, उसके बेस पर यहां पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो एक मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज कर दिया है जो ड्रग्स यहां पर एक्सपोर्ट की जा रही थी उनको रोक दिया है, क्योंकि हमारी कंट्री में भी जो आज के डेट में ये वायरस फैल रहा है इसके चलते कई सारी चीजें यहां पर न्यूज में भी देखने को मिल रही है। टोटल मिलाकर रिसेंटली अभी 6 केस हमारी कंट्री में भी ये आ गए हैं। तो पता चला कल को यहां पर बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, तो पैरासीटामोल और 25 जो अदर दूसरे जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है तो उनके ऊपर यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उसके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई हैं, ताकि यहां पर जो चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, अपनी कंट्री के ऊपर हम लोग फोकस देकर चल सके। इस तरीके से हमारी कंट्री में अगर टोटल मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो 20% जो वर्ल्ड की जेनेरिक दवाई है वो हमारी कंट्री में तैयार की जाती है, ठीक है। पर लेकिन जो यहां पर हम लोग बात करते हैं ना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API बोलते हैं, इसके लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और आप लोगों को पता है चाइना में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते हम लोग ये इंग्रेडिएंट जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके चलते भी यहां पर जो दवाइयां हैं वो मैन्युफैक्चर होने में थोड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो याद रखेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यहां पर यह पर्टिकुलर काम करता है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एजीआर के बारे में। इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू। जो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में बोला गया जो यहां पर टेलीकॉम कंपनी है उनको अपना पैसा पे करना है, तो अलग अलग पैसा पे करने की बात आई यहां पर अलग अलग कंपनीज के द्वारा। वोडाफोन हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, जियो हो गया, तो इनको पैसा पे करने के लिए यहां पर बोला गया। तो टोटल जो यहां पर काम चला वो किसके तहत चला, तो ये आप लोग देखते हैं कि क्या क्या इनकी लाइसेंस फी थी और क्या क्या इनके द्वारा जो प्रॉफिट लेकर आया गया, तो उसके चलते इनको काफी पैसा यहां पर पे करना था गवर्नमेंट को, जो कि यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ था काफी लंबे समय से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहां पर यह है व्हाट इज एजीआर। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू क्या होता है। देखिए एक तो होता है टेलीकॉम की फी, यानी कि आप लोग यहां पर लाइसेंस खरीद रहे हैं उसकी फी पे करते हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट जो करती है यहां पर वो क्या लेती है, वो प्रॉफिट शेयर लेती है, ना कि ऐसा कि एक बार बेचकर छोड़ दिया, वो ऐसा नहीं करती है। तो प्रॉफिट शेयर लेती है यहां पर, ऐसा कुछ करती है। पर लेकिन ये बोला गया चलिए टेलीकॉम की जो भी आप लोग कॉल वगैरह टैरिफ वगैरह है उसमें तो आप लोग प्रॉफिट शेयर ले लीजिए। पर लेकिन दूसरी बात यहां पर जो निकल कर आती है वो ये है, मान लीजिए ये क्या कर रहे हैं, कोई अपना कोई दूसरी जगह कोई अलग से कोई जमीन थी वो इन्होंने बेच दी, अपने कोई पुराने इंस्ट्रूमेंट पड़े थे वो बेच दिए, यानी कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजों से भी अगर पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट बोलती है कि उसका भी प्रॉफिट शेयर हम लोग को चाहिए, यानी कि दूसरी जो चीजें उसका भी प्रॉफिट शेयर हम लोग को चाहिए। तो उसके चलते केस हो गया, इन्होंने बोला हम तो ये वाला देंगे, ये वाला हम लोग नहीं देंगे, तो कोर्ट में चले गए। तो ये 2000 के फेर में केस था यहां पर जो कि चल रहा था और अब इसका डिसीजन आया, तो इसके चलते अब सारी जो कंपनीज हैं उनको यहां पर पैसा पे करना पड़ेगा। और उसी के चलते कई बार यहां पर वोडाफोन के द्वारा बोला भी गया है कि वो इसको सहन नहीं कर पाएंगे और वो यहां से कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, अब इन्होंने आराम आराम से पैसा पे करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक मोटा सा एक न्यूज थी जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक जो काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने भी कई बार फेस की होगी, जब भी आप लोग बैंक में जाते हैं तो आज की डेट में 2000 के नोट निकलते हैं, तो 2000 का नोट फिर मार्केट में लेकर जाते हैं तो कोई से जल्दी से खोलने के लिए तैयार नहीं रहता है, और भी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कुछ ज्यादा सामान खरीदो या फिर यहां पर उसको अपने पॉकेट में रखे रखो। तो इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहां पर 200 और 500 के नोट यहां पर एटीएम में, खासकर रूरल एरिया में, शहर में तो एक बार को फिर भी चल जाता है, कई सारी चीजें खरीदनी होती हैं, 24 घंटे इंसान को यहां पर शहर में सब कुछ पेड ही लेना पड़ता है। पर लेकिन गांव में ऐसा नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें तो जैसे घर की होती है, जैसे खेतों से निकल कर आती है, गेहूं हो गया, इसी तरीके से आप लोग दूसरा साग सब्जी वगैरह भी कई बार दूध वगैरह घर का ही होता है, तो इस तरीके से। पर लेकिन शहर में सारी चीजें खरीदता है इंसान, तो शहर में एक बार को चल जाता है, पर लेकिन गांव में काफी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है। तो उसी को रोकने की यहां पर बात की जा रही है ताकि छोटे डिनोमिनेशन के नोट भी उसके अंदर डाले जा सके। तो आरबीआई के द्वारा यहां पर इसी के बेस पर जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि जल्दी से जल्दी इसी टेंशन को दूर किया जाएगा। और कैश जो है ये बोला गया कि जब से हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ ये बोले थे कि कैश जो है मार्केट में कम होगा, पर लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं है। पास्ट अगर कैश आप लोग देखेंगे उठाकर यहां पर, तो हमारी कंट्री में अभी भी यहां पर कैश जो है वो किसी भी हद तक कम नहीं है, उसी लेवल पर यूज हो रहा है जैसे कि पहले यूज हो रहा था। और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो चाइना के जस्ट पीछे हम लोग कैश विड्रॉ करने में एटीएम से, यानी कि चाइना टॉपर है और हम लोग हैं चाइना से दूसरे नंबर पर। परसेंटेज ऑफ कैश विड्रॉल अगर जीडीपी की बात करो तो वो लगभग आप लोग देखते हैं कांस्टेंट है, 17% के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कुछ बातें याद रखिएगा। और हां, अगर आप लोग को 500 का नोट चाहिए तो ऐसा नहीं है कि एटीएम मशीन 500 के दे देगी। अगर 4000 निकालोगे तो यहां पर 2000 के 2 नोट देगी। अगर आप लोग 10,000 निकालोगे तो 2000 के 5 नोट देगी। अगर आप लोग 500 का नोट चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यानी कि 4500, 5500 इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं आज के में। क्या आप लोग फेस कर रहे हैं, यस या फिर नो? तो आप लोग भी अपनी बातें यहां पर शेयर कर सकते हैं। आप लोग का एक्सपीरियंस कैश को लेकर आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर हमारी कंट्री में बात की जा रही है फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में। अगर आप लोग आईएएस की पोस्ट पर जाते हैं तो हाईएस्ट पोस्ट तक जो आप लोग पहुंचते हैं गवर्नमेंट के अंदर में वो सेक्रेटरी रैंक होती है। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोग वैसे भी याद रखते हैं। तो रिवेन्यू सेक्रेटरी यहां पर बन रहे हैं ABP पांडे, तो जो कि यहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे होंगे कंट्री के। पर्सनल जो मिनिस्ट्री है यहां पर पर्सनल अफेयर, उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है। जो सेक्रेटरी होता है यहां पर ये एक तरीके से जिसको सचिव भी बोलते हैं आप लोग कई बार। ठीक है, तो यहां पर वक्त सचिव के नाम से भी जाना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर में हेड होता है एक तरीके से मिनिस्ट्री का, ये आप लोग बोल सकते हैं। इनके ऊपर फिर मिनिस्टर होते हैं। तो ये आईएएस ऑफिसर है यहां पर जो कि सेक्रेटरी की रैंक तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पहुंचते हैं। और जब रैंक की बात करते हैं आप लोग गवर्नमेंट में, जब ऑर्डर काउंट करते हैं तो 23rd पोजीशन पर आता है सेक्रेटरी। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है यहां पर? वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड पोजीशन पर कौन है? वो है वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड पोजीशन पर कौन है वो आप लोग बताइए। तो इस तरीके से यहां पर 23rd पोजीशन पर आते हैं यहां पर सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो मिनिस्ट्री के हेड होते हैं जैसे कि अभी बताया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक तरीके से एडवाइस भी करते हैं। तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट पोस्ट ये मानी जाती है। टोटल 5 सेक्रेटरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, जिसमें से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सर्विस, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक जो एसेट्स मैनेजमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर यहां पर ये निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं।
वैसे इसके ऊपर एक लेक्चर भी मैंने बना रखा है पूरा आप लोगों का, पॉलिटिकल टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जिसको आप लोग बोलते हैं, तो सारा समझा है यहाँ पर डिटेल में, जिसमें आप लोग देखते हैं आप लोग क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया। तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। चौथे नंबर पर जो कौन आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं गवर्नर, जो विद इन देयर स्टेट है। ऐसा नहीं कि अपने ही स्टेट नहीं, दूसरे की स्टेट वाले नहीं, अपने ही स्टेट के जो गवर्नर है वो यहां पर आएंगे। कई बार क्या होता है, एक गवर्नर को दूसरे गवर्नर का चार्ज दे दिया जाता है, तो डिटेल में ये वीडियो देख सकते हैं जो कि यहां पर डिस्कस किया गया है। बाकी यहां पर डिपार्टमेंट जो जिस तरीके से एक्सपेंडिचर का वो समझाया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए निर्मला सीतारमन, फिर नीचे हो गए यहां पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ गए, फिर यहां पर सेक्रेटरी आते हैं जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, तो टॉप पोजीशन यहां पर होती है हेड, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो भी नीचे डिपार्टमेंट आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जाने हैं कैसे काम करती है। ये लेक्चर देख लीजिएगा, ये आप लोग जाकर सर्च कर लीजिएगा टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बाय वीर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन किस पोजीशन पर आता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत रत्न होल्डर कहां पर आते हैं, ये आप लोग बताइए, इसके बारे में इतना कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। और हाँ, पॉलिटिका भी आप लोग साथ साथ में रिवीजन करते रहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन वाली वीडियो है उसमें मैं क्वेश्चन डालने स्टार्ट करूंगा आप लोगों के, और अलग से भी यहाँ पर पॉलिटी स्पेसिफिक भी आप लोगों की वीडियो आएंगी, जिसमें पॉलिटी के ही क्वेश्चन बस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उसको काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। शाम को भी आप लोगों की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है जिसमें डिटेल में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरी साल के क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर